हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। आंसर राइटिंग आज हम लोग करेंगे टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी। ये जो हमारा एक छोटा सा पार्ट होता है यूपीएससी में जीएस पेपर 3 में, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इससे भी रिलेटेड आते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलाइट्स, टेररिज्म, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड आज हमारा ये टॉपिक है। टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे थोड़ा क्राइम के बारे में, थोड़ा सा हम यहाँ पे टेररिज्म के बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें मैं इसमें बताऊंगा आप लोगों को। तो अब जैसे कि जो क्राइम हो रहा है इंडिया में और इसके चलते हुए टेररिज्म को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है, तो इन दोनों चीजों को कैसे लिंक करके इस क्वेश्चन में पूछा गया है सवाल, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दो बातें मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि मैंने आज आप लोग देखेंगे कि आंसर को मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे मेरा पर्पस है सिर्फ आंसर को कैसे फ्रेम करना है बेटर तरीके से, ठीक है। अगर मैं पूरी इंफॉर्मेशन लिखता हूं तो पूरा जो शीट है वो भर जाती है, आप लोगों ने लास्ट वीडियो तक देखा भी होगा, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया है कि इसका जो पूरा सॉल्यूशन है ना, वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो अगर आप लोगों को इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप डिटेल्स में सारी चीजें ले सकते हो, कॉपी पेस्ट कर लेना, ठीक है ना। वो आपको वहां से मिल जाएगा, वो मैंने उसमें पूरा मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैं इस पे आ जाता हूं, जो बेसिक बेसिक चीजें, जो जो चीजें वो बताऊंगा। और दूसरी चीज इसमें जो बताना चाहूंगा कि बाकी आंसर से थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। अच्छा, एक तो 15 मार्क्स का है क्वेश्चन, ये तो आप लोगों को पता ही है। साथ ही साथ इसमें कुछ चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ पे क्या है कि सब कैटेगराइजेशन कर दिया। सब कैटेगराइजेशन का मतलब हो गया कि मैंने सारी चीजों को तो पॉइंट्स में फ्रेम करा ही करा है, लेकिन हम लोग बहुत ही ना, एक कहते हैं बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही ऐसा मुद्दा हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं जो नक्सलाइट, क्राइम, ऐसी चीजों के बारे में ना हम आम आदमियों को ना पता नहीं होता है। हम लोगों को क्या होता है ना कि देखो, अगर हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग एक ऐसी सिविलाइज सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को क्राइम जैसी चीजों के बारे में न्यूज में तो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन उसकी डिटेल के बारे में हम लोगों को नहीं पता होता। हमें नहीं पता होता कि अगर साइबर क्राइम हो रहा है या किसी भी तरीके का ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स हो रहा है, इनसे क्रिमिनल्स कितना पैसा कमाते हैं और वो इकोनॉमी का कितना मेजर पार्ट है जो अपने पास कैश में रखा हुआ है उन लोगों ने, ठीक है। क्राइम की वजह से इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, तो वो सारी चीजों को, डेटा फैक्ट्स को हर कोई जानना चाहेगा। अब आप सोच के देखो, ऐसा क्वेश्चन जब एग्जामिनर के सामने आएगा तो उसके अंदर क्रेविंग कितनी ज्यादा होगी उसमें एक बेहतर आंसर, एक बेहतर इंफॉर्मेशन जानने के लिए। आप बेसिकली थ्योरी में उस चीज को लिख दोगे तो एग्जामिनर तो नॉर्मल मार्क्स ही देगा, लेकिन आप इसी में ही टेररिज्म, नक्सलिज्म, इंडिया की जो जो डिस्प्यूटेड स्टेट्स हैं जहां पे हमेशा रहे, जैसे जम्मू कश्मीर, जहां पे नॉर्थ ईस्ट हो गया, उसके बारे में कुछ डेटा फैक्ट्स, कुछ एग्जांपल्स डालोगे तो एग्जामिनर तभी बेटर तरीके से उसको, मतलब मजा आएगा कि आंसर में कुछ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अपने आप में टॉपिक इंटरेस्टिंग है तो एग्जामिनर चाहेगा कि कुछ बढ़िया सी इंफॉर्मेशन और कुछ मसाला इसमें मिले, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने इस आंसर को जो फ्रेम करना मैं थोड़ा सिखाऊंगा कि और जो बेहतर के तरीके से कैसे करोगे। तो अब ऐसे कुछ कुछ आपको टॉपिक्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको ना बहुत मजेदार तरीके से अगर आप उसको फ्रेम करोगे, उसको लिखोगे विद डेटा फैक्ट्स और एनालिसिस के साथ, तो एग्जामिनर उसमें आपको मार्क्स मिलने के ज्यादा चांसेस। अब जैसे नक्सलाइट का क्वेश्चन है तो पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है, डिस्कस द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या होते हैं उसको पूरा डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द लिंकेजेस बिटवीन, लिंक मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है तो वो लिंक है टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स दैट एग्जिस्ट एट द नेशनल एंड ट्रांसनेशनल लेवल। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, 250 वर्ड्स की लिमिट है। वो कह रहा है कि आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, ठीक है। क्राइम तो क्राइम है, यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल क्राइम की बात नहीं कर रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को समझना। एक क्राइम हो गया कि मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर हाथ मार, मतलब थप्पड़ मार दिया, किसी को गाली दे दी, कोई लड़ाई झगड़ा कर दिया, किसी को ईव टीज कर दिया, किसी के साथ कुछ भेदभाव कर दिया, कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, अनटचेबिलिटी जैसा केस, जिसमें इंडिविजुअल केसेस है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में नहीं आएंगे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन सा क्राइम कहलाएगा? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग समथिंग, अ टास्क, कोई एक ऐसा टास्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होगा वो मैं अभी इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा क्या होता है, ठीक है ना। उसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसमें मास लेवल में पैसा कमाया जाता है। अब वो टेररिज्म तो बात की चीजें होगी, अभी यहाँ पे टेररिज्म नहीं आ रहा, टेररिज्म अलग चीज है, हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होगा भी बताता हूं मैं। तो वो जितना भी ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो रहा है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें काफी सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे गैंगस्टर्स का पूरा ग्रुप होता है तो वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से कैसे कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब किसी को क्राइम के बारे में जानना है, क्या ऐसा है, क्या स्ट्रक्चर है, हाँ, तो क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में बोला है, उसको डिफाइन करना है, और दूसरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का टेररिज्म से कैसे लिंकेज है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज है कि इंडिया में देखो
क्राइम तो हर तरीके से इंसान कर रहा है, साइबर क्राइम है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि इंसान को बंदी बना लेना, गुलाम बना के उससे काम कराना, या फिर प्रोस्टिट्यूशन की मैं बात करूं जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, महिलाओं को लेके जाना, सेक्सुअली बिजनेस में घुसाना, या फिर मैं बात करूं आपका क्या कहते हैं ड्रग स्मगलिंग की, ठीक है। तो ये क्राइम हो गए, ऑर्गेनाइज क्राइम में आते हैं। अब इन क्राइम्स का किस तरीके से टेररिज्म के साथ लिंकेज होता है, कैसे टेररिज्म को भी फंडिंग जाती है। अब ये हर एक इंसान का तो नहीं होगा, लेकिन काफी सारे मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे देखने को मिल जाते हैं। अलकायदा, मुजाहिदीन, लश्कर ए ताइबान, ये सारी जितनी भी टेरर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको किस तरीके से फंडिंग दी जाती है और ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो नेशनल और ट्रांसनेशनल लेवल पे हम सारी चीजों को डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। ये है इस क्वेश्चन का मोटो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की, तो हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा हमें इंट्रोडक्शन के पार्ट में। कैसे? Organized crime encompass illicit activities conducted by sophisticated and highly coordinated network, often driven pursuit of profit, power and dominance, which frequently employing violence, corruption and crime, etc. ठीक है ना। तो यही है कि भाई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, तरीके से किया जाता है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, फिर क्राइम, करप्शन, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसके सब कैटेगराइजेशन पॉइंट्स को जब हम समझेंगे, तो पहला फ्रेम करा मैंने, जैसे आप लोग देख रहे हो, मैंने वही फिर अपना फ्लो चार्ट बनाया कितने टाइप्स के क्राइम होते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में। पहला आता है हमारा ड्रग ट्रैफिकिंग, तो मैं एक एक करके सारे एक्सप्लेन करूंगा। इसके आगे आप एक चीज देखना, देखो पूरे 9 पॉइंट्स हैं, इन 9 पॉइंट्स के आगे मैंने 2 चीजें लिखी है, डेटा और एग्जांपल। इसका क्या मतलब है? इसका कहने का मतलब ये कि जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रहा हूं, तो जैसे कि पहला पॉइंट है ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी कि ड्रग्स की जो काम होता है, यानी कि जो पूरा ड्रग्स का व्यापार है, चाहे फिर वो वीड की बात करूं, गांजा, चरस, कोकेन, हेरोइन, जितना भी ड्रग्स का यहाँ पे वो ड्रग्स की जो स्मगलिंग होती है, जो पूरा व्यापार होता है इलीगल तरीके से, ठीक है। तो वो पहला पॉइंट हो गया हमारा ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है। ये क्राइम हो गया, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर वे में होता है, ठीक है। उसको आपको कैसे एक्सप्लेन करना होगा, तो ड्रग ट्रैफिकिंग को पहले तो आपको डिफाइन करना होगा थोड़ा सा छोटी सी लाइन में, उसके बाद डेटा के साथ एक्सप्लेन करना होगा। डेटा मतलब आपको कुछ बताना होगा कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल में, जैसे मेक्सिको में सबसे ज्यादा ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, 60% प्रोड्यूस होता है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, ठीक है। अगर आप वर्ल्ड वाइड लेवल की बात करो, अगर आप इंडिया की बात करो, तो इंडिया में अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, जहां से इंडिया में हमारे यहाँ पंजाब में बहुत ज्यादा ड्रग्स स्मगल होता है, ठीक है। या फिर मैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात करूं, वहां पे हमारे यहाँ ड्रग्स इंडिया में इंपोर्ट होता है, ठीक। तो आप इस तरीके का डेटा यहाँ पे आपको देना होगा कि कितना परसेंट डेटा है, क्या डेटा है, कितने परसेंट पैसा इससे कमाया जाता है। तो वो सारा डेटा इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने आंसर लिखा है ना, उसमें मिल जाएगा। तो मैंने इसमें मेंशन नहीं करा है आपको, ठीक है। तो डेटा आप मेंशन करो पहले, तो वो चीजें बताओ क्या क्या है, उसके बाद फिर एक एग्जांपल दे दो। तो एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको दिया ना कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से कैसे पंजाब की तरफ ड्रग्स लाया जाता है, ठीक है, वो एग्जांपल आप एक दे सकते हो, ठीक है। और डेटा फैक्ट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। अब ठीक उसी तरीके से ऐसे ही आपको हर एक पॉइंट को अगर आप ऐसे एक्सप्लेन करोगे, तो आपका एक बेहतर आंसर तैयार होगा। डेटा प्लस एग्जांपल, डेटा प्लस एग्जांपल। तो पहला हो गया ड्रग ट्रैफिकिंग, दूसरा आ गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो गया यानी किसी लोगों को गुलाम बना के काम करा लेना, ठीक है। इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है, उसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन का काम हो गया, ठीक है। तो वो आप उसका एग्जांपल दे सकते हैं। दिल्ली, एनसीआर, जहां पे भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको देखने को मिल रही है, आप न्यूज में पढ़ रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगला आता है हमारा आर्म्स स्मगलिंग। आर्म्स स्मगलिंग हो गया मतलब हथियारों का इलीगल धंधा हो गया, ठीक है। इसमें भी डेटा एग्जांपल आप दीजिए। अगला पॉइंट आता है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया यानी कि हमारा काले धन को, ब्लैक मनी को वाइट करना, जो हम हवाला सिस्टम के थ्रू रेगुलेट करते हैं। और हवाला सिस्टम का पूरा कनेक्शन जो है सारे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से होता है। आप लोगों ने कई सारी वेब सीरीज वगैरह भी देखी होगी, स्पेशल ऑप्स आई थी, जिसमें किस तरीके से हवाले के थ्रू 1 करोड़ रुपए पाकिस्तान में टेरर फंडिंग में भेजा जाता है। तो वो सारी चीजें देखने को मिलती है, ठीक। तो वो हवाला सिस्टम हो गया। हवाला होता है बेसिकली जो एक तरह से पैसे का रेगुलेशन होता है। जैसे हम लोग बैंकिंग सिस्टम में क्या करते हैं, पैसे को हम रेगुलेट करते हैं, और हवाले सिस्टम में क्या होता है कि वो पूरा इलीगल सिस्टम है। तो पैसे को बस कैश में ट्रांसफर किया जाता है। एक हवाले ट्रेडर्स होते हैं, वो उस पैसे को इंडिया के बाहर इस तरीके से यूज किया जाता है, उसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगला आता है हमारा साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आज के जमाने में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। जिस तरीके से जैसे फोन से साइबर क्राइम हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं फ्रॉड करके, वो सारा साइबर क्राइम में आ जाता है। जितना भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं आपके साथ, ठीक। अगला आता है हमारा काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग का मतलब होता है फेक करेंसी। फेक करेंसी रेगुलेट कर देना इकोनॉमी में, फर्जी
का नोट बना के, नकली नोट बना के इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है, वो काउंटरफीटिंग में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड। ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड हो गया, किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मतलब चिट फंड हो गया, या कोई भी एग्जांपल्स काफी सारे पीछे भी देखने को मिले थे कि कैसे लोगों को ग्रुप में एक मतलब जैसे कहते हैं कि आपका पैसा हम पास करा देंगे या हम आपको लोन दिलवा देंगे, इस तरीके के ऑर्गेनाइज फंड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज फ्रॉड किया जाता है, ठीक है। लोग मिलके कहते हैं कि हम आपको लोन दिला देंगे, अब आप हमें इतना पैसा दे दीजिए, लोग फेस टू फेस से करके और फिर उसके बाद कंपनी बंद करके लोग भाग जाते हैं, दिवालिया घोषित कर देते हैं अपने आप लोगों को, ठीक है। जैसे नीरव मोदी था, विजय माल्या था, तो इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स आप इसमें मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा किडनैपिंग। किडनैपिंग हमारा वही होता है किसी को किडनैप करके पैसा मांग लेना, ठीक है। और लास्ट आता है हमारा एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन अक्सर हमें देखा जाता है गैंगस्टर्स के थ्रू, जो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन्स होते हैं, जैसे कि अंडरवर्ल्ड डॉन एक था ना अपना दाऊद इब्राहिम था मुंबई से, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक्सटॉर्शंस लेते हैं बड़े बड़े लोगों से कि इतना पैसा हमें सिक्योरिटी मनी मिल जाएगा तो हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। तो उस तरीके के एक्सटॉर्शन क्राइम्स होते हैं ये सारे, ठीक है। इसमें कुछ डेटा फैक्ट्स और एग्जांपल्स डाल सकते हो। अच्छा, इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि ये सारी क्राइम्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये अक्सर आप लोगों को मूवीज से मिल जाएंगी। तो अगर आप मूवी का कोई एग्जांपल देख के जो रियल बेस्ड स्टोरी पे हो सकता है वैसे लेके भी आप इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, तो आपका आंसर एक बहुत बढ़िया तैयार होगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि ये जो 9 के 9 पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स के डेटा और एग्जांपल अलग अलग करके अगर आप सब कैटेगराइज करके इसको एक्सप्लेन करोगे, आंसर और बेहतर तरीके से आप लिखोगे इसमें, ठीक है। आंसर की डिटेल आपको फिर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो ये तो हो गया इसका पहला पार्ट जो बता रहा था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कितने टाइप्स के होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना था। अब आता है हमारा अगला लिंकेज बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहे हैं इसका टेररिज्म के साथ कैसे लिंकेज है, ठीक है। ये भी सेम मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं यहाँ पे, इसमें भी दो पॉइंट्स आपको मतलब सब कैटेगराइज कैसे करने हैं वो दिखा देता हूं। तो पहले छोटा सा इसमें एक्सप्लेन कर दो टॉपिक को। द नेक्सस बिटवीन टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन इंडिया विद सेवरल इंस्टेंसेस ऑफ कोलैबोरेशन बिटवीन क्रिमिनल सिंडिकेट्स एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कैसे बढ़ रहा है वो सारी चीजें हैं, तो देखते हैं। तो पहला आता है शेयर्ड क्रिमिनल नेटवर्क। तो पॉइंट्स है इसमें 5 पॉइंट्स मैं बता देता हूं। पहला शेयर्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स, फंडिंग, फाइनेंसिंग, आइडियोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल ओवरलैप्स, ट्रांसनेशनल नेटवर्क, और अगला आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीक स्टेट्स। तो पहला है शेयर्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स। तो शेयर्ड क्रिमिनल नेटवर्क्स यानी कि ऐसा होता है कि मान लीजिए जैसे कि ड्रग्स डीलर्स होते हैं तो उनको इंटर स्टेट पे ड्रग्स सप्लाई करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टेररिस्टों की हेल्प ली जाती है, ठीक है, जिसमें ये लोग इस तरीके की हेल्प करते हैं। अब क्या होता है, कहते हैं ना कि वो एक कहावत है कि चोर चोर मुसेरा भाई, ठीक है, वो कहावत एक सुनी होगी इस टाइप की आप लोगों ने, तो वही होता है। तो अब ये लोग भी क्रिमिनल्स है, टेररिस्ट भी एक तरह के क्रिमिनल्स है इंटरनेशनल लेवल के, तो क्या होता है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं इन चीजों में और इनके काम को आगे बढ़ाते हैं, इनके क्राइम्स में, ठीक है। जिसमें आपको फिर क्या बताना है कि शेयर्ड क्रिमिनल नेटवर्क में आपको पहला पॉइंट कॉपरेशन, कैसे इन दोनों के बीच में कॉपरेशन होगा, और दूसरा एग्जांपल के तौर पर आपको बताना होगा, वो डिटेल डिस्क्रिप्शन से आप देख लेना। अगला आता है फंडिंग एंड फाइनेंसिंग। तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स हो गया, आर्म्स हो गया, इसका जितना भी बिजनेस है उसका सारा पैसा कहाँ लगता है, हमारा टेररिज्म में लगता है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान के जितने भी तालिबान ग्रुप्स हो गए, ये लोग भी सब लोग ड्रग्स की उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, जिससे पैसे से उनका टेररिज्म का बिजनेस चलता है, ठीक है। तो टेररिज्म क्या एक तरह का बिजनेस ही है, ये लोग पैसा कमा रहे हैं। टेररिज्म की तो एक हवा चला देते हैं, एक आइडियोलॉजिकल हवा होती है कि रेडिकली वो लोग अपने आप को साबित करने लग जाते हैं। जैसे कि मुजाहिदीन की बात करूं या लश्कर-ए-तैयबा की बात करूं, ये जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनका काम क्या है, अपने आप को सिर्फ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम लोग क्या हैं, एक रेडिकल एक सोच के तहत हम उस चीज को लेकर ऑर्थोडॉक्सली चलते चले जा रहे हैं और उसके थ्रू वो उसके आड़ में अपने टेररिज्म की आड़ में बिजनेस चला रहे हैं। कौन सा, इलीगल पैसे का, फिर चाहे वो ड्रग्स की बात करूं, आर्म्स और एम्यूनिशंस की बात करूं, ठीक है, ये सारी चीजों का धंधा इसी की आड़ में चल रहा है लोगों का, ठीक। फिर अगला आता है हमारा फंडिंग फाइनेंसिंग। मैंने बता दिया कि लोगों को फंड और फाइनेंसिंग इसी चीजों से मिल जाता है, ठीक, उसमें आप एग्जांपल डालो। तीसरा आता है हमारा आइडियोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल ओवरलैप्स। अब क्या होता है कि जैसे कि मान लो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स हैं, उनकी कुछ सोच है, विचारधारा है, कुछ आइडियोलॉजी है, तो वो कहीं ना कहीं टेररिस्टों के साथ जुड़ जाती है। जैसे को रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लो या कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, तो फिर वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर जाती है चीजें, फिर वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन बन जाता है लोगों का, ठीक है। क्राइम का रास्ता जो है धीरे धीरे चलता है, फिर इंसान जो है टेररिज्म की तरफ भी बढ़ जाता है, ठीक। तो वो चीजें इसमें देखने को मिलेगी। तो इसमें पहला पॉइंट आप इसका लिखो हाइब्रिड ऑपरेशन, और फिर उसका एग्जाम्पल एक दे सकते हो। अगला आता है ट्रांसनेशनल नेटवर्क, तो क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन और एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले के
पंजाब और हमारे इंडिया में, जैसे कि पंजाब में सबसे ज्यादा होता है, तो इंडिया पाकिस्तान वाला बॉर्डर हो गया, और इधर नॉर्थ ईस्ट मणिपुर से यहाँ से सबसे ज्यादा ट्रांसनेशनल जो है हमारे यहाँ क्राइम होता है कंसिस्टेंटली, टेररिज्म के साथ कनेक्शन होता है, इसी से क्राइम पूरा ऑपरेशन सेटअप होता है। फिर ड्रग्स और आर्म्स सबसे ज्यादा इसी बॉर्डर से सप्लाई किए जाते हैं। ठीक, और अगला आता है हमारा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीक स्टेट्स। तो वीक स्टेट्स यानी कि जो जितने ज्यादा वीक स्टेट्स हैं, जैसे नक्सलाइट स्टेट्स की बात करूं, झारखंड हो गया या फिर छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है, वहां पे अपना टेररिज्म का पूरा वर्चस्व जमाया जाता है, क्योंकि नक्सलाइट एरिया है, वीक लोग हैं, तो वहां से टेररिज्म को उभारा जाता है। या फिर मैं बात करूं मणिपुर के कुछ लिबरल स्टेट्स की बात करूं, या फिर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर आज़ादी के टाइम पीरियड के बाद से ही हमारा डिस्प्यूटेड एक स्टेट रहा है, जिसमें अक्सर क्राइम देखने को मिला है। मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस का वहीं से पूरा सिक्का चलता है इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने का, ठीक है ना। तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीक स्टेट्स। और साथ ही साथ जैसे ड्रग्स वाला भी मैंने बात करी, पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स होता है, तो पंजाब एक मेन गढ़ बन जाता है पाकिस्तान से जो ड्रग्स आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पंजाब एक मेजर कहते हैं, एक आपका जो है पंजाब जो एक मेजर कहते हैं आपका पूरे इंडिया का एक मेजर हब है ड्रग्स के लिए, वहीं से पूरे इंडिया में ड्रग्स सप्लाई होता है पंजाब से, ठीक है ना। तो ये था टॉपिक जिसमें मैंने आपको इस सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझाया, कैसे कैसे आपको फ्रेम करना है आंसर। तो मैंने इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई कि जितने भी पॉइंट्स है हर एक का सब कैटेगराइजेशन, जैसे पहले वाले पार्ट में डेटा एंड एग्जांपल के बारे में मैंने बात करी, और दूसरे वाले में हर एक पॉइंट को बताया, ऑपरेशन, फाइनेंसिंग, हाइब्रिड ऑपरेशन, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन, फेल्ड स्टेट्स, और हर एक का एग्जांपल। तो एग्जांपल जरूर लिखना है इसमें, एग्जांपल लिखोगे ना तभी आपका आंसर एक बेहतर फ्रेम होगा, ठीक है। और लास्ट में आपका कंक्लूजन आता है, तो कंक्लूजन मैंने यहाँ पे ना लिख के, क्योंकि जगह कम रह जाती है, तो इसलिए वो मैंने आपको उसमें आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है। तो आंसर अगर आप चाहते हो तो वहां से ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये था मेरा टॉपिक और यही था मेरा, जिसको मैंने अच्छे से समझाया और आंसर को कैसे फ्रेम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करिए। तो आई होप आपको टॉपिक भी समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ आंसर कैसे फ्रेम करना है वो भी समझ में आ गया होगा। तो यही था आज का मेरा टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।